थर्ड नंबर पर आते हैं भारत में पल्लव वंश, ठीक है, पहलव वंश कहा जाता है या पार्थियन कहा जाता है। ये ईरान से थे, ठीक है, जिनकी लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा, आपके शकों से, ठीक है। तो शकों को भगाया था अपने एरिया से, और भगाने के बाद ये भाग के आ गए थे भारत की तरफ। अब उसके बाद देखिएगा, शकों के बाद या शकों की समाप्ति के बाद जो है मुख्य तौर पर पल्लव जो है ये भारत में आते हैं, ठीक है। छोटा सा स्वरूप है, बस आपको याद रखना है। तो आपको पता होगा यूक्रेटाइडस वंश के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है, थोड़ा सा जानकारी आपको दिया था मैंने, ठीक है। तो उनके साथ इनका समकालीन था, और इसी के समकालीन था मिथ्रेडेटस, ठीक है, मिथ्रेडेटस। इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है। एक बार सुनकर चले जाइए, आगे आगे पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पल्लव वंश जो है बहुत लंबे समय तक शासन नहीं करते हैं, लेकिन पारथियाई थे, ठीक है, ईरान से थे, तो भारत में आते हैं शकों की समाप्ति होने के बाद, ठीक है। जब भारत में ये आते हैं तो देखिएगा, शकों की समाप्ति के पश्चात भारत में पल्लव वंश का प्रभाव हुआ, और जिनका मूल निवास कहाँ था, ईरान का क्षेत्र था। ईरान के क्षेत्र में पहुंचे ये, ठीक है। ईरान के जब क्षेत्र पहुंचे तो शकों में जब यूक्रेटाइडस की बात की जाती है, यूक्रेटाइडस जो है समकालीन था, शकों का समकालीन था, तो पल्लव में था मिथ्रेडेटस, ठीक है। यानी मिथ्रेडेटस जो था ये पल्लवों का समकालीन था, सॉरी, आपके यूक्रेटाइडस के समकालीन था मिथ्रेडेटस, याद रखिएगा। और ये प्रथम शासक भी रहा है, ठीक है। तो पल्लव का जो प्रथम शासक रहा है मिथ्रेडेटस, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि अगर संस्थापक के तौर पर पूछता है केवल कि पल्लव का भारत में संस्थापक कौन रहा है, तो मिथ्रेडेटस, ठीक है। आपने इतने डेटस पढ़ लिए हैं, ठीक है, कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मिथ्रेडेटस जो है ये पल्लव वंश का है, ठीक है। माउस जो है ये शक वंश का, तक्षशिला का शासक, पहला शासक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजों को याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद प्रथम शासक कौन रहा है, मिथ्रेडेटस प्रथम, ठीक है। मिथ्रेडेटस बोल पा रहे हैं, मिथ्रेडेटस, ठीक है, प्रथम, याद रखिएगा, मिथ्रेडेटस प्रथम। अब देखिएगा, इसने राजधानी कहां बनाई है, तक्षशिला। तो आने वाला पहला व्यक्ति तक्षशिला को ही ढूंढता है, याद रखिएगा, एंट्री ही वहीं पर है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आता है तो तक्षशिला को आंख बंद करके टिक कीजिएगा फिर, ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि सबसे पहले जब भी कोई आएगा तो तक्षशिला पर ही राजधानी बनाता है, ठीक है। ये तक्षशिला क्षेत्र जो है सबसे पहला समझिए इंडिया गेट है उस समय के लिए, ठीक है, कि अगर कोई पश्चिमोत्तर से आक्रमण कर रहा है तो सबसे पहले पाकिस्तान का तक्षशिला ही जीतेगा वो, ठीक है, उसके बाद ही भारत में प्रवेश करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, मैंने बताया था गोंडो फर्नीस, ठीक है। गोंडो फर्नीस जो है सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, याद रखिएगा। और ये जो है पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, ठीक है। 20 से लेकर 41 ईस्वी में ये भारत के पास जो है आता है, और इसी के समय एक घटना घटती है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का जो है छठवां सातवां क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको, या इस समय का, यानी पल्लव वंश का जो है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इवन मैं बोलूंगा कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, गोंडो फर्नीस जब शासक रहा यहाँ पर, तो इसके समय जो है ईसाई धर्म के प्रचारक यहाँ पहुंचे थे। तो भारत में पहली बार ईसाई धर्म के प्रचारक जो है, जिसका नाम था सेंट थॉमस, ठीक है, ये भारत प्रवेश किया, और इसको तमिलनाडु में मार दिया गया, ठीक है। तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहला ईसाई धर्म के प्रचारक जो हैं ये कब आए थे, तो गोंडो फर्नीस के समय आए थे, पल्लव वंश के समय आए थे, ठीक है। तो पूरा पल्लव वंश पढ़ेंगे आप, तो इसमें सिर्फ 3 ही चीज याद रखनी है, 3 ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मिथ्रेडेटस इसका संस्थापक था, ठीक है, ईरान से थे ये। और दूसरा क्वेश्चन है इसका कि इसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, गोंडो फर्नीस था, ठीक है। गोंडो फर्नीस के समय जो है ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत आया था, और इसे तमिलनाडु में इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्लव वंश के लिए, याद रखिएगा। तीसरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। साक्ष्य कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा तख्त ए बही से मिलता है। इसका जो एविडेंस है इसका नाम है तख्त ए बही, ठीक है। साक्ष्य आपका तख्त ए बही, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश के लिए कि गोंडो फर्नीस के समय जो है ईसाई प्रचारक, देखिए भारत में जो है धर्म का विस्तार जब हो रहा था, या धर्म के बारे में बात करेंगे तो प्राचीन भारत में बहुत सारे धर्म रहे हैं, ठीक है। जैन धर्म रहा है, बौद्ध धर्म रहा है, वैष्णव धर्म रहा है, शैव धर्म रहा है, शाक्त धर्म रहा है, ऐसे आजीवक संप्रदाय रहा है, बहुत सारे धर्म रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म नहीं था, ठीक है। तो ईसाई धर्म नहीं था, इसका मतलब बाहरी कोई धर्म हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन विशेष तौर पर अगर आप गोंडो फर्नीस की बात करेंगे, यानी पल्लव वंश की बात करेंगे, तो इस समय जो है पहला ईसाई विस्तारक या प्रचारक जो है यहाँ पर आया था, सेंट थॉमस, और इसकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद
भारत में अब समझिएगा थोड़ा सा कुछ बातें, बस यहीं पर आपको खत्म हो जाएगी। अंततः पार्थियन राजाओं ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसी घटना घटेगी तो दूसरे धर्म में जाएंगे, ठीक है। और पार्थियनों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अंततः में कुषाणों द्वारा दमन कर दिया गया। अब कुषाण आ जाएंगे इसके बाद। तो पार्थियन बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, यानी कि पल्लव वंश बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। पहला शासक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद गोंडोफर्निस का नाम याद रखिएगा, मिथ्रेडेटस और गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस के समय एक घटना घट गई थी, इसलिए इसको याद रखा जाता है। बाकी इसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है भारत में, ठीक है। पल्लव वंश का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। तो देखिए, इंडो ग्रीक तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने, इंडो ग्रीक याद हो गया आपको, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ लिया शक। तो शक के समय जो है 5-7 क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको मैंने बता दिया कि 7 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, ठीक है। उसके बाद पल्लव वंश जब आता है या पार्थियन वंश जो आता है, इसके बारे में याद रखिएगा, मिथ्रेडेटस आया, ठीक है। और इसने जो है शासन का प्रारंभ किया, तक्षशिला को राजधानी बनाया। और राजधानी बनाने के बाद जब आगे क्रम दिखता है तो क्रम में गोंडोफर्निस का नाम आता है, ठीक है। गोंडोफर्निस जो है सबसे शक्तिशाली शासक था और इसके समय जो है सेंट थॉमस जो कि ईसाई धर्म का प्रचारक है वो आया था भारत में। और भारत में आने के बाद उसके तमिलनाडु में उसकी हत्या कर दी गई, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। और अंततः जो है कुषाण वंश ने आकर पूरा पार्थियों को मार दिया, दमन कर दिया, समाप्त हो गए, पार्थी पल्लव समाप्त हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद आता है आपका कुषाण वंश, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एक ही दिन में सारे वंश पढ़ा दे रहा हूं। इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि आप छोटे छोटे राजवंशों को 15-20 मिनट में याद रख सकते हैं। ये छोटा राजवंश है, ठीक है। अब ऐसे राजवंश जो आधे घंटे में या बहुत लंबा समझने वाली बात है, जैसे इंडो ग्रीक, हमने कल पूरा टॉपिक इंडो ग्रीक पर निकाला है, यानी कल पूरा टॉपिक इंडो ग्रीक का रहा है। इसका मतलब है उसको याद रखना ज्यादा जरूरी था, पूरी कहानी को समझना था। अब जो है कहानी को आप समझ चुके हैं, भारत के अंदर आ चुके हैं, तो जब ये भारत के अंदर आ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से इसको समझना होगा। अब इसमें भी थोड़ा समय लगने वाला है। क्यों? कुषाण वंश भी सबसे महत्वपूर्ण शासक है, याद रखिएगा। कुषाण वंशों में कनिष्क का नाम जब आता है तो सर्वाधिक सोने के सिक्के, याद रखिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है, शुद्ध सोने के सिक्के जो प्रचलित होगा वो कनिष्क के समय होता है, ठीक है। दूसरा, बौद्ध धर्म को मानने वाला, यानी बौद्ध धर्म के समय जो है आपको पता होगा कि बौद्ध संगति में चौथी जो संगति हुई थी वो कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कनिष्क जो है, हालांकि ये देखिए कौन सी जनजाति से है, यूची जनजाति से। बहुत बार पहला क्वेश्चन आज का बना हुआ है, याद रखिएगा, यही पूछ लिया जाता है कि इसमें कुछ उद्गम की थ्योरी दी गई है, ठीक है। मतलब ये कौन है, कुषाण कौन है, ठीक है। कुषाण है कौन, ये इनका जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन की थ्योरी बताई गई है कि अलग अलग थ्योरी के अनुसार इसको माना जाता है, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि यदि आप पूछेंगे अपनी फैमिली से पूछेंगे कि हम कहां से आए हैं, तो हो सकता है कि आप अपने पूर्वजों में 10 का नाम जानते हो मैक्सिमम, या वो भी नहीं, ठीक है। उसके बाद कहां क्या कोई जानकारी नहीं। तो हम थ्योरेटिकल, जो पिताजी होते हैं या दादाजी होते हैं, वो थ्योरेटिकल बताते हैं कि हम यहां से थे और हमारे जो पूर्वज यहां से यहां आए और इसके बाद यहां बस गए, ठीक है। वही थ्योरी जो है इतिहासकार कुषाण वंश के बारे में कुछ जानकारी के साथ देते हैं। पहला थ्योरी है मंगोल उद्गम थ्योरी। ये मंगोल के बारे में जानते हैं आप लोग? मंगोल कौन थे? आज वर्तमान में चाइना के उत्तर की तरफ मंगोलाई क्षेत्र है, ठीक है। चाइना के उत्तर क्षेत्र में मंगोलाई क्षेत्र है। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, भारतीय बोलते हैं अपने आप को, भारत में रहते हैं, वैसे ही मंगोल यानी मंगोलाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको मंगोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि कुषाण वंश जो है या कुषाण जो है ये मुख्य तौर पर मंगोल में रहते थे, इसलिए इनको कहा गया मंगोल थ्योरी, ठीक है। थ्योरी कहा गया है, मतलब ये माना जा रहा है कि मंगोल हो सकते हैं ये, ठीक है, ये माना जा रहा है। अब देखिएगा, अब इसका समझिएगा ये है कहां पर, इसको समझिएगा थोड़ा सा। तो मैं वापस भारत के मैप में आपको समझाता हूं, देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये तिब्बत का क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र कौन सा है? तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक है। और उसके ऊपर है आपका चाइना का क्षेत्र हो गया। चाइना के ऊपर हो गया ये मंगोल, ठीक है। तिब्बत, चाइना और मंगोल, याद रखिएगा। तो इसका विस्तार जो है, चाइना का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये देखिए यहां से है पूरा चाइना, ये चाइना का एरिया हो गया, ठीक है। तो चाइना के पश्चिमी क्षेत्र यानी मंगोलाई, देखिए चाइना बेसिकली जो है आज वर्तमान में जो चाइना है, पहले ऐसा चाइना नहीं था। चाइना छोटा था और मंगोल बड़ा था, ठीक है। तो मंगोल का जो क्षेत्र है आपका पूरा विस्तार यहां तक था, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो यूची जनजाति के थे, यानी कि कुषाण वंश में जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? यूची। बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं, यूपीएससी, पीएससी सभी लेवल में पूछा जाता है ये, ठीक है। मतलब आप जिस लेवल पर चले जाए वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि बाकी जनजातियों में
हक्कामनी वंश पूछा गया है, ठीक है। हक्कामनी वंश मतलब ईरानी, ठीक है, ईरान से थे हक्कामनी वंश, और ईरानी को याद रख लीजिए, ठीक है। सिकंदर का समय पूछा गया है, ठीक है, सिकंदर था यूनान से, ठीक है। उसी तरीके से हिंद यमन, तो इससे सबसे पहला जो डिमेट्रियस था वो हिंद यमन था, ठीक है। उसी बात शक जो थे वो आपके कहां से थे, तो याद रखिएगा आपके बैक्टीरिया क्षेत्र से, ठीक है। हालांकि ईरान से पहले आप अगर कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र देखेंगे तो पहले वहां से थे वो सीथियन, ठीक है। सीथी वंश उससे पूछा जाता है, सको के लिए क्या पूछा जाता है, सीथी। और याद रखिएगा उसके बाद जब पल्लव आएंगे तो पल्लव के लिए पूछा जाता है कि पल्लव कहां से थे, ठीक है। तो ये थे ईरान से पार्थिया, ठीक है, पार्थियन बोलते हैं उनको, यानी किस वंश से है, पार्थियन वंश से है, और उनको कहा जाता है पहलव, ठीक है, पहलव, ठीक है। और उसके बाद आता है कुषाण वंश, तो बेसिकली ये कुषाण क्षेत्र से थे इसलिए इसको कुषाण वंश कहा जाता है। और ये जनजाति जो है, कबीला है यूची, ठीक है, यूची जनजाति, याद रखिएगा। पश्चिम की ओर गमन करते हैं तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला ये माना जाता है कि चाइना और तिब्बत के क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में ये इस क्षेत्र में रहते थे और धीरे धीरे आगे की तरफ गमन करने लगे, पश्चिम की तरफ, ठीक है। और यूची जनजाति है, ये याद रखिएगा, यूची जनजाति, ठीक है। क्यों यूची, तो याद रखिएगा यूची जैसे कोई शब्द सुनकर आपको एक बात लग रहा होगा, जैसे कुछ चाइना के कुछ नाम मैं आपको बताता हूं तो आपको कोरिलेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द को अगर चाइना में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, छत्तीसगढ़ क्या होता है, तो बोलते हैं कियासलो, ठीक है, फांगयू, सुयुंग, ऐसे नाम आपको मिलेंगे चाइना के, इसलिए यूची, ठीक है। अब बोलने से लगेगा चाइना वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये जनजाति जो है मुख्यतः चाइना और तिब्बत के क्षेत्र में निवास करती थी, ठीक है। लेकिन मंगोल थ्योरी के अनुसार ये बोला जाता है कि ये जो चाइना का जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी ये जो क्षेत्र है मंगोल, चाइना और तिब्बत का क्षेत्र, यहां पर यूची जनजाति निवास करती थी, ठीक है। यूची ऐसा बोलिएगा, ठीक है, यूची ऐसा मत बोलिएगा, यूची। तो यूची से बोलने से अब आपके दिमाग में रहेगा ये चाइना के क्षेत्र वाले हैं, ठीक है। तो यूची क्षेत्र में कबीला से थे ये, ठीक है। और इसका स्थान था तहिया, ठीक है, तहिया, ठीक है, स्थान था तहिया, क्षेत्र याद रखिएगा, जो कि शकों के अधिकार में था और बाद में इनके अधिकार में आ गया। तो मैंने बताया था कि शकों को भगाने वाला कौन था, यूची, याद करिए 3 दिन पहले मैंने बताया था कि शकों को भगाने वाला यूची है, ठीक है। तो यूची ने लड़ाई किया और ये भी क्या करते थे, अन्य कबीलाओं को हरा देते थे और साथ ही साथ उनके क्षेत्र या उनके भोजन पर आक्रमण कर लेते थे, ठीक है, यानी उनके भोजन को छीन लेते थे। तो यूची जनजाति जो है पावरफुल जनजाति था, याद रखिएगा, और इसने शकों पर अधिकार किया था या शकों के क्षेत्र पर अधिकार किया था, ठीक है। अब देखिए ये खानाबदोश थे और आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेश में रहते थे, ठीक है। खानाबदोश जानते क्या होता है, हाँ हाँ, केवल खाने के लिए घूमना, खानाबदोश, मुझे पता चलेगा वहां खाना है, पहुंच गया वहां पर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पता चलता है ना, पार्टी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, चलो पहुंचो वहां पर। तो इस तरीके का मतलब ये होता है कि जहां पर बुफे लग गया, जहां पर जानकारी हो गया कि कोई पहचानता नहीं है, ठीक है, तो एक प्लेट उठाकर 20 प्रकार के भर लेते हैं, ठीक है। जनरली कहने का मतलब यह है कि खानाबदोश बेसिकली क्या है, सिर्फ खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना, ठीक है, घुमंतु, एक जगह स्थायी रह नहीं सकते थे ये, ठीक है, इसलिए खानाबदोश कहा जाता है इनको। वे जनजाति या वे लोग या वे समुदाय जो खाना के लिए या भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे या भटकते थे, ठीक है, केवल किसकी पूर्ति के लिए, भोजन की पूर्ति के लिए, उन्हें कहा जाता है खानाबदोश, ठीक है, एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते। चलिए देखिएगा, खानाबदोश थे और आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेश में रहते थे, ठीक है, कुषाण वंश याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, इसका उद्गम का दूसरा थ्योरी है तुर्क उद्गम थ्योरी, ठीक है। तुर्कीज किसे कहा जाता है, तो तुर्क जो थे याद रखिएगा, देखिए मंगोलाई और तुर्क, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र बहुत बर्बर क्षेत्र हैं, यानी आगे जब आप पढ़ेंगे मध्य भारत का इतिहास तो आपको पता चलेगा कि तुर्की लोग भी हमारे यहाँ पहुंचे हुए थे, ठीक है, मंगोलाई भी आए हुए थे। इस तरीके से चंगेज खां का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, चंगेज खां जो है, इस तरीके से बहुत सारे व्यक्तियों का नाम आपको सुनने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा ऐसे राजा रहे हैं जो बर्बर थे, ठीक है, लोगों का गला काट के सजाने में उनको ज्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। तो ऐसे ही क्षेत्र से थे आपके यूची जनजाति के लोग, याद रखिएगा, ठीक है। तो तुर्क उद्गम थ्योरी में याद रखिएगा क्यों आधार लिया गया है, क्योंकि दोनों के सिक्के सेम टाइप के मिले हैं, मतलब तुर्की जो सिक्के होते थे और कुषाण वंश के जो सिक्के हैं वो दोनों के आधार क्या है, सेम है, इसलिए हमने ये कहा कि तुर्क भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इतिहासकारों के द्वारा जो कि हिस्ट्री को हमारे लिखे हैं, ठीक है, भारत के इतिहास को लिखे हैं, उनके अनुसार जो है ये बोला गया है कि जो कुषाण वंश के जो यूची जनजाति के लोग हैं, इनके द्वारा ये देखा जाता है कि ये मंगोलाई भी हो सकते हैं और तुर्कीज भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसका आधार क्या था,
उसका आधार था कि मंगोल क्षेत्र से के आसपास होने के कारण, ठीक है, मंगोल क्षेत्र यानी तहिया क्षेत्र के आसपास होने के कारण उसे कहा गया कि मंगोलाई उद्गम हो सकता है, ठीक है, यानी मंगोल से उनका ओरिजिन हो सकता है। और ये कहा गया है तुर्क क्षेत्र से उनका उद्गम हुआ है या तुर्की हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा पद और उपाधि भी समानता ली जाती थी, यानी कि जो तुर्क थे वो जिस प्रकार के पद धारण करते थे, पोस्ट लेते थे, या फिर जिस प्रकार के उपाधि लेते थे, ठीक है, उसी प्रकार जो है तुर्क के लोग भी लेते हैं। तो इसी तरीके से दोनों की समानता जो है अधिकांश देखने को मिलती है, इसलिए कहा गया कि तुर्क उद्गम थ्योरी भी कही जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो देखिए अब पूरी कहानी को समझिएगा, ठीक है। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 165 165 ईसा पूर्व तक के समय पे समझिएगा कि अपने पड़ोसी कबीले हिंगनू ने यूची के नेता को मार दिया था, ठीक है। हिंगनू ने क्या किया था, यूची के नेता को मार दिया, ठीक है। ये हिंगनू भी चाइना का ही है, ठीक है। तो हिंगनू ने क्या किया, यूची के नेता को मार दिया। लेकिन यूची की राजा की विधवा जो थी, इसने नेतृत्व में ही यूची का जो नेतृत्व किया इसने, ठीक है। ऐसा समझिएगा कि एक कबीला है जिसका नाम क्या है, हिंगनू, ठीक है, हिंगनू। और एक कबीला है, इसका नाम है यूची, ठीक है। तो हिंगनू के जो राजा था उसने यूची के राजा को मार दिया है, ठीक है। और यूची की जो अब राजा की जो रानी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो रानी जो है वो क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। तो उसको लगा, हिंगनू को लगा कि वो जो है अब इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है, यूची जो है शामिल हो जाएगा। लेकिन उसकी जो रानी थी, विधवा जो रानी हो गई थी, उन्होंने बोल दिया कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था अभी कि दो कबीला अगर आपस में लड़ती है तो एक को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और उसमें दूसरे में शामिल होना पड़ता है। अगर नहीं शामिल होंगे तो आप निकलिए, ठीक है, यहाँ से दूर जाइए, अपना भोजन छोड़िए और निकलिए। जैसे मतलब सामने वाला जो चाहेगा वो आपसे करा सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से भाग के निकल लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से हिंगनू जो है ये पावरफुल था यहाँ पर, तथा नए स्थानों पर प्रस्थान कर दिया, ठीक है। तो इंकार करने के साथ यूची क्या किया, वहां से चला गया, ठीक है। तो दो लोगों की लड़ाई याद रखिएगा, हिंगनू और यूची की लड़ाई, ठीक है। अब याद रखिएगा आगे की कहानी थोड़ा सा समझते हैं। अब नए स्थानों पर जाने की बात आ गई है। अब देखिएगा इसी के साथ नए चारागाह की खोज करना चालू किया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए, खाना बदोश है, खाना तो चाहिए और आपके जानवरों को भी खाना चाहिए। अगर आप जानवर खाएंगे तो जानवर क्या खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में चारागाह की खोज करना बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो देखिएगा पश्चिम की ओर प्रस्थान करने लगे और यहीं पर नदी है, दूली नदी के तट पर एक कबीला वुसुन, अब याद रखिएगा वुसुन, ठीक है। हालांकि देखिए हिंगनू वुसुन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाकर, अभी सिर्फ बाहर के हम कहानियों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है भारत के बाहर ये क्यों यूची जनजाति यहाँ पर पहुंची, भारत क्यों आया, ये उसी तरीके से हिंद यवन के आने के कहानी की जैसा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक कबीला है जो कि दूली नदी के तट पर था, नाम था वुसुन, ठीक है, वुसुन, ठीक है। यूची तथा इनके मध्य लड़ाई हुई और याद रखिएगा परिणाम हुआ कि यूची जनजाति जो है यहाँ पर जीत गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर चारागाह पर अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। और याद रखिएगा यूची जाति अब वुसुन जाति के स्थान पर निवास करने लगे थे, ठीक है। पीछे पीछे हिंगनू फिर आएगा देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद वुसुन भी अब यहाँ पर गुस्से में है कि अच्छा खासा हम जी खा रहे थे, फिर से यूची आ गया, ठीक है। तो जनरली आप समझेंगे थोड़ा सा और इसमें कुछ फैक्ट्स आएंगे। चलिए देखिएगा, नहीं बाहर हो रहा है, ये तिब्बत से बाहर है अभी ये सब, ठीक है। ये भारत पे कब पहुंचेंगे, जब अब देखिए शुरुआती दौर पर भारत जल्दी कोई नहीं आता है, ठीक है। भारत तभी आ जाएगा जब बाहर से बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा, ठीक है। तो बाहर से जब परेशान होकर अब अंततः समझ में आएगा कि कोई कुछ रास्ता नहीं बचा है, तो भारत की तरफ फिर आना चालू कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा तिब्बत की सीमा पर अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि कुषाण वंश के अंतर्गत यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इनकी संख्या क्या थी, तो यूची जनजाति की संख्या 6 लाख से 10 लाख के आसपास थी, ठीक है। तो 6 लाख से 10 लाख के आसपास की संख्या समझिए कितनी बड़ी जनसंख्या होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो अब इसमें क्या हुआ था कि इनके मध्य जो है एक बगावत हुई। बगावत का मतलब यह है कि वहां पर जो चारागाह था वो सभी के लिए सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तय किया कि हम यहां से आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग वहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तिब्बत की सीमा की तरफ चले गए कौन, लघु यूची, और पश्चिम की ओर चले गए महान यूची। इनको अपने आप को महान कह दिया इन्होंने, ठीक है। शकों से लड़ाई हुई और हारने के पश्चात उत्तरी दर्रों के रास्ते भारत की तरफ आ गए, ठीक है। रास्ते में शक मिलेंगे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। तो वहां पर देखिएगा शकों से लड़ाई हुई और हारने के बाद कहां पहुंच गए,
उत्तरी भारत के तरफ आ गए, ठीक है, यानी कि भारत के दर्रों के जो खैबर दर्रा है, ठीक है, उत्तर की तरफ जो है जैसे अगर भारत के मैप को आप समझेंगे तो ये हिंदू कुश पर्वत हो गया, ठीक है, और हिंदू कुश पर्वत का जो क्षेत्र है वहां से आप प्रवेश करते हैं भारत की तरफ से, तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो शक जो है ऑलरेडी आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे, ठीक है, और उनसे हारने के बाद ये जो है भारत की तरफ प्रवेश करने लग जाते हैं, ठीक है। शक केवल भारत में समाप्त हुए हैं, बाकी जगह पर नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा शक तो गायब हो गए, शक ऐसे नहीं गायब हुए हैं, वो सिर्फ भारत में गायब हुए हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखिएगा इसके बाद, तो यहां से इनकी जनसंख्या जो है दो भागों में बढ़ गई है, लघु यूची और महान यूची में, ठीक है। महान का मतलब अधिक बड़ा यूची, ठीक है, महान का मतलब कोई महान नहीं है, उसका मतलब है कि इसकी संख्या ज्यादा थी और इसकी संख्या कम थी, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद यूची जनजाति जो है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो अब देखिएगा यूची ने शकों के चारागाह पर अधिकार कर लिया। अच्छा यहां पर एक बात याद रखिएगा कि शकों का जो क्षेत्र था, ठीक है, जिन क्षेत्रों को शक छोड़कर चले गए थे उन क्षेत्रों पर यूची ने अधिकार कर रखा था, जो कि लघु यूची है जहां पर वो रहे थे, ठीक है। शकों का कुछ क्षेत्र जो खाली था उस क्षेत्र में यूची ने अधिकार किया, और बाद में देखिए फिर वो मैंने बताया था वुसुन और हिंगनू, अब ये आपस में एक साथ मिलकर आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा एक साथ मिलकर यूची जनजाति को फिर से हरा दिए, ठीक है, जो वहां पर रुके हुए थे, ठीक है। अब उनके लिए हिंगनू, अब देखिए मेन बात क्या है, हिंगनू ने तो पहले ही हराया हुआ था उनको, ठीक है, और वुसुन को उन लोगों ने हराया था, तो ये तो गुस्से में है अभी, ठीक है, तो इन्होंने बदला लेने के लिए हिंगनू से हाथ मिला लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर मिलकर किसको हरा दिया, यूची को। अब देखिएगा यूची जाति को वहां से प्लान कर आकस घाटी में निवास करने लगे, यानी कि आकस घाटी का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र जो है उसे कहा जाता है आकस घाटी का क्षेत्र, ठीक है, आक्सस कहा जाता है लेकिन आकस भी बोलते हैं उसे, ठीक है, आक्सस या आकस घाटी, ठीक है। समय के साथ साथ इनका खानाबदोश जीवन समाप्त हो जाता था, वे स्थायी जीवन जीने लगते हैं, यानी यूची जनजाति जो है अब खानाबदोश ना रह करके यहाँ पर जो है जो भी पशुपालन करते हैं या फिर जो भी कृषि का कार्य, जो भी छोटे मोटे कार्य कर पाते हैं, इससे स्थायी जीवन इनको मिलने लगता है, खानाबदोश समाप्त हो चुका है, ठीक है। बाद में यूची जनजाति जो है 50 वर्ष लगभग बैक्ट्रिया और पार्थिया के शासक को हराकर अब यहाँ पर शासन के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका अस्तित्व जो है शुरुआती दौर में यूची ने लड़ा, किससे, हिंगनू से लड़ा, फिर वुसुन से लड़ा, फिर उसके बाद शकों के द्वारा भगाया गया, फिर शकों के क्षेत्र मिले तो चारागाह का प्रयोग किया गया, और अंततः जो है अब जब इनका खानाबदोश जीवन समाप्त होता है तो बैक्ट्रिया और पार्थिया जैसे जगहों पर इन्होंने आक्रमण करके वहां के शासक को हराकर यूची जनजाति जो है अब निवास करने लगेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये छोटा सा एक स्टोरी था, स्टोरी लाइन को याद रखिएगा। बस आपको ऐसा नहीं कि हिंगनू से लड़ाई हुआ या वुसुन से लड़ाई हुआ तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि ये जो है कबीला लड़ते कैसे थे, उनका परिणाम क्या होता था, ये आपकी कहानी के दिमाग पर आ गया है, ठीक है, कि मतलब अगर ऐसी कबीला जो चाइना के क्षेत्र में है तो चाइना के क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ना और उनके क्षेत्र को खानाबदोश, चूंकि ये मुख्यतः खानाबदोश थे तो भोजन के लिए लड़ाई करते थे, ठीक है, और चारागाह के लिए, याद रखिएगा चारागाह और भोजन के लिए ही लड़ाई होती थी यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से यूची जनजाति भी एक जनजाति है, ठीक है, और यूची को सबसे पहले किसने परेशान किया, हिंगनू ने परेशान किया, फिर इन लोगों जाके वुसुन को परेशान कर दिया, और अंततः जो है शकों से लड़कर ये भारत की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। बैक्ट्रिया और पार्थिया को हराकर, वहां के राजाओं को हराकर बैक्ट्रिया और पार्थिया में अपना अधिकार कर लिया इन्होंने, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके आगे। अब यहां पर जो है आपको दो नाम याद रखना है, ठीक है। तो एक नाम है आपका कुजुल कटफिशेस, ठीक है, दूसरा नाम है विम कटफिशेस, ठीक है, कुजुल कटफिशेस। और अब मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत सारे ऐसे नाम को पढ़ चुके हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप जितने भी नाम पढ़ रहे हैं एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पहली बार ऐसे नामों से मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप इसको याद कर लेते हैं यकीनन आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, मतलब दिक्कतें कहीं पर नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए तो देखिएगा कुजुल कटफिशेस प्रथम जो है यहां पर आप याद रखिएगा प्रथम शासक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बार में याद रखना है कि इसका जो प्रथम शासक है, जो प्रथम शासक है उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, कुजुल कटफिशेस, ठीक है, याद रहेगा कुजुल कटफिशेस, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक के तौर पर याद रखिएगा कि हमेशा विम कटफिशेस को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, विम कटफिशेस। लेकिन अभी फिलहाल आपको तो इसके दो तीन बातें याद रखनी है कि स्थान जो है ये ईरान के और सिंधु झेलम नदी के यानी कि बैक्ट्रिया और पार्थिया का क्षेत्र आ गया है। मैंने बताया कि ये लोग पहुंच गए कहां पर, बैक्ट्रिया और पार्थिया के क्षेत्र पर। तो ये नाम कौन है, यानी कौन सा शासक है, कुजुल कटफिशेस है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे ईरानी राजा हर्मिथस
और यूनानी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। यानी इस समय जो है जब तांबे के सिक्के चलाए गए तो यहां पर आपको याद रखना है कि ईरानी भाषा का जो ईरानी राजा जो था यहां पर, ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको याद होगा कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इस तरीके से ये तीनों क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्र में ये आपका बैक्ट्रिया हो गया, ये पार्थिया हो गया, बैक्ट्रिया और पार्थिया का क्षेत्र हो गया, और इन्हीं क्षेत्रों पर इनका निवास हो चुका है, यानी अधिकार हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर जो सिक्के चलाए गए थे ये दो लोगों के द्वारा चलाए गए थे, एक ईरानी राजा के द्वारा जिसका नाम था हर्मिथस, ठीक है, और एक चलाया गया था कुजुल कटफिसेस के द्वारा, याद रखिएगा। लेकिन इसकी जो भाषा थी वो यूनानी थी और इसकी जो भाषा थी वो खरोष्ठी थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अरामाइक और खरोष्ठी यूनान के आने के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो अरामाइक और खरोष्ठी जो लिपि है इसका जो प्रयोग है, खरोष्ठी खासकर याद रखिएगा, वो कैसा था, दाएं से बाएं की तरफ इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे देखा होगा आपने उर्दू कैसे लिखा जाता है, ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार खरोष्ठी भी लिखा जाता था दाएं से बाएं। मतलब आप जब भी लिखेंगे इसको तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर जाएंगे, ठीक है। ये था आपका खरोष्ठी लिपि और इसका प्रयोग किया था किसने, कुजुल कटफिसेस ने किया था, ठीक है। और याद रखिएगा ये प्रथम शताब्दी का पूर्वार्ध राजा था, यानी प्रथम शताब्दी का पूर्वार्ध किसे कहते हैं समझिए। जैसे आपको पता होगा एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में इसको दो भाग में बांटा जाता है, 1 से लेकर 50 और 50 से लेकर 100। जब 1 से 50 को बोलेंगे तो पूर्वार्ध बोलेंगे पहले, ठीक है, और अगर 50 से 100 की बात करेंगे तो उत्तरार्ध बोलेंगे, ठीक है, पूर्व और उत्तर, ठीक है। तो ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया, बस आप इसको यहां से याद रखेंगे, ये प्री ईयर हो गया 1 से 50 का हो गया और ये पोस्ट हो गया 50 से 100 का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूर्वार्ध है और ये पोस्ट है, ठीक है, यानी कि उत्तरार्ध है। तो ये जो है ये पूर्वार्ध शासक था, यह पूर्वार्ध राजा था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कुजुल कटफिसेस के लिए बस आपको एक ही बात याद रखना है कि प्रथम शासक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब कटफिसेस द्वितीय या वीम कटफिसेस, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसको ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये जो था ये था आपका वास्तविक संस्थापक। जब कुषाण वंश का पहला राजा, ठीक है, कुजुल कटफिसेस आया, उसके बाद वीम कटफिसेस आया, तो इसने क्या किया, राज्य का विस्तार कर लिया, इसलिए देखिएगा इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ईरान से कहां पहुंच गया, सिंधु, और सिंधु से पंजाब और इवन गंगा नदी घाटी के क्षेत्र तक पहुंच गया ये, ठीक है। तो इसका विस्तार काफी बड़ा क्षेत्र में हो चुका है, ठीक है। अब देखिएगा एक तरफ कटफिसेस द्वितीय यानी वीम कटफिसेस अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और उसी तरफ दूसरी तरफ जो है पांचाल अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। पांचाल चाइना का राजा है, याद रखिएगा। सोचिए ये रोमन साम्राज्य की सीमा तक पहुंच चुका था, यानी यूनान सीमा तक पहुंच गया था, ठीक है। तो इस तरफ जो है यूनान सीमा तक ये पहुंच चुका था, ठीक है। इसके अलावा इसी चीनी अभियान के से कटफिसेस द्वितीय ने भयभीत होकर पांचाल की पुत्री से विवाह कर लिया। देखिए हमारे यहाँ दिमाग के लोग, ठीक है, मतलब अगर पांचाल मैंने बताया था कि भारत में जो लोग आते हैं ना उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे शासक जो हैं, हम देखते हैं कि सामने वाला कमजोर है तो हम युद्ध कर देते हैं, वॉर कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं सामने वाला बराबर में है, तो बराबर में है तो हम दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। बराबरी मतलब हमारा भी सेम सेना, उसके पास भी सेम सैनिक है, ठीक है, उतनी संख्या अधिकार बराबर क्षेत्र में है तो हम दोस्ती करते हैं। और अब लगता है कि अब हम लोग, सामने वाला ज़्यादा पावरफुल है तो हम बोलते हैं विवाह कर लें। इससे क्या होगा कि हम जो है एक जो विवाह संबंध है या मैत्रिक संबंध है उसको, उसके कारण जो है अब सामने वाला आक्रमण हमारे यहाँ तो नहीं करने वाला है, ठीक है। तो पांचाल के लिए जो है याद रखिएगा कटफिसेस द्वितीय ने भी यही किया था, ठीक है, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि पांचाल ने क्या एक्सेप्ट किया उसका विवाह प्रस्ताव, समझते हैं। देखिएगा तो कटफिसेस द्वितीय ने पांचाल की पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन पांचाल बोला कि मेरे पुत्री को तुम क्या दे सकते हो, ठीक है। होता है जनरली, आपने देखा होगा, तो वो बोलेगा कि मेरे पास तो साम्राज्य है, भारत के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र मेरे पास आ चुके हैं, तो बोलेगा इतने में तो कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो मतलब जो हमारा कमरा है वो इतना बड़ा है, ठीक है, मतलब बेडरूम ही इतना बड़ा है कि जितने में तुम 3 राज्य बोलते हो जिसको, ठीक है। अब समझिएगा, देखिएगा तो पांचाल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध के लिए आमंत्रण दे दिया, ठीक है। बोला नहीं नहीं, विवाह तो नहीं होगा, आमंत्रण है आपको, युद्ध लड़ो पहले, ठीक है। फिर देखिएगा युद्ध में कटफिसेस द्वितीय का क्या हुआ, पराजय हो गया और बदले में उपहार प्रदान किया गया, यानी कि यहाँ पर वीम कटफिसेस जो है यह हार जाता है और उसके बदले क्या देता है, वो गिफ्ट करता है, ठीक है। अब समझिएगा सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जो है यहाँ से
चलवाए गए थे और कट फिशेस जो है यानी ये बीम कट फिशेस है, याद रखिएगा, इस ये हारा है, ठीक है। और उसी के साथ जो है इसने बहुत सारे उपहार दिए ताकि इसके क्षेत्र पर पांचाव का असर ना हो, ठीक है। यानी पांचाव से बचने के लिए इसने अपने आप को जिस भी स्थिति में लाने की कोशिश की वो सारे काम किए इसने, ठीक है। और उसी के बाद देखिएगा इसने महाराज, महाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, महान उद्धारक जैसे नाम को इसकी उपाधियों में मिलता है, ठीक है। कट फिशेस की उपाधि मिलता है, हारा है लेकिन फिर भी उपाधि है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि पांचाव ने इसके क्षेत्र पर असर नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके क्षेत्र को जीत लिया है तो आक्रमण कर देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हारने के बाद जो है अब ये हमेशा के लिए एक संधि के अंदर रहेगा, ठीक है। तो कटफिसेस जो है इसके कारण संधि में हो जाता है, यानी कुषाण वंश इसके संधि में आ जाता है, ठीक है, पांचाव के कारण। तो एक जो हमारे उत्तर की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखिएगा। इसीलिए इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, कटफिसेस की जानकारी मिलती है, ये पांचाव के अधिकार क्षेत्र में आ गया था, ठीक है। तो पांचाव कौन है? चाइना का शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इसने अपने सिक्कों पर नंदी, बैल और शिवलिंग, त्रिशूल जैसे आकृतियों का उकेरा था, ठीक है, आकृतियों का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा संभवतः यह माना गया है कि यह शैव धर्म को मानने वाला था, ठीक है। तो शैव धर्मी या शैव धर्म संप्रदाय का मानने वाला आपका भीम कटफिसेस, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके संबंध में आपको जो थोड़ी थ्योरी है वो थोड़ा सा याद रखना है कि भीम कटफिसेस जो है ये गंगा घाटी तक इसका विस्तार हो गया था साम्राज्य का। दूसरा आपको याद करना है कि भीम कटफिसेस के बाद, ठीक है, जब पांचाव का आक्रमण हुआ तो इसने एक प्रस्ताव रखा, विवाह प्रस्ताव, जिसे पांचाव ने ठुकरा दिया। अंततः जब युद्ध के लिए आमंत्रण किया गया, युद्ध हुआ, तो यहाँ पर भीम कटफिसेस हार गया और हारने के बाद जो है काफी मात्रा में सोने के सिक्के और उपहार जो है पांचाव को दिए गए, ठीक है। और उसके अलावा जो याद रखिएगा कि उसके बाद जो है भीम कटफिसेस ने कुछ उपाधि धारण किए, जिसमें महाधिराज, सर्वलोकेश्वर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ नाम आपको याद करने हैं। हालांकि उपाधि नहीं पूछा जाता है कि इसका उपाधि किसने धारण किया था, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि भीम कटफिसेस जो है पांचाव के युद्ध में हार गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है कनिष्क, ठीक है। इसे कहा जाता है कुषाण वंश का महानतम शासक, याद रखिएगा, कुषाण वंश का महानतम शासक कहा जाता है। इसने शक को हराने पर शक संवत चलाया था, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने, ठीक है। और ये आज का आप 7वां 8वां क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि शक संवत किसने चलाया था? विक्रम संवत किसने चलाया है? विक्रमादित्य ने, ठीक है। और शक संवत किसने चलाया है? कनिष्क ने, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं आपको मैं कि बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनका नाम विक्रमादित्य है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे राजा होंगे जो अपने उपाधि ले लेंगे विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य बेसिकली एक उपाधि है, नाम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ के राजाओं का भी नाम आपको विक्रमादित्य मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नाम मिलेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन विक्रमादित्य आप याद रखिएगा। विक्रम संवत किसने चलाया है? विक्रमादित्य ने चलाया है। शक संवत किसने चलाया है? कनिष्क ने चलाया है, ठीक है। कनिष्क ने शकों को हराने के लिए, ठीक है। और कब? 78 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। 78 ईस्वी, उसमें 57 ईस्वी, इसमें 78 ईस्वी, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। पहला, अब देखिएगा, फिर अब पांचाव के अधीन हो चुका था ये भीम कटफिसेस, पांचाव के अधीन था, लेकिन जब उसका उत्तराधिकारी आता है, कनिष्क आता है, तो कनिष्क बोलता है कि मैं उसके अधीन नहीं रहूंगा, ठीक है। जनरली पावर दिखाते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि पांचाव के साथ फिर से चाइना का युद्ध हुआ, और युद्ध में पहले तो कनिष्क पराजित हुआ और बाद में कनिष्क क्या हुआ? जीत गया और पांचाव से मुक्ति प्राप्त कर लिया इसने, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में याद रखिएगा पांचाव के साथ जो युद्ध हुआ है उसी का सबसे असर जो ये देखने को मिलता है कि इसे महानतम शासक कहा गया, क्योंकि पांचाव जो है बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। अब देखिएगा इसी के समय जो है बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा, मैंने बताया था कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, यानी बौद्ध धर्म का संरक्षण था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है इसके समय चौथी जो संगति हुई थी उसको याद रखिएगा। उस समय अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष जो है उस संगति का बेसिकली मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं सम्मेलन, ठीक है। तो बौद्ध सम्मेलन जिनकी 4 संगतियां हुई थी, बौद्ध संगतियों में चौथा जो संगतियां हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा पहला संगति कब हुआ था? अजातशत्रु के समय। दूसरा संगति कब हुआ था? कालाशोक के समय। तीसरा संगति कब हुआ था? अशोक के समय। और चौथा संगति कब हुआ था? कनिष्क के समय, ठीक है। ये 4 राजा हैं जिनके समय
बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 483, 383, ठीक है, 247 और ये आपका 100, याद रखिएगा इसका जो समय रहा है 101 के आसपास सदी का रहा है, तो ये 100 सदी के आसपास की बात की जाती है इसके समय, ठीक है। तो जनरली 102, 101 के आसपास कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशोघोष जो है ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब कहां पर हुआ था? कुंडल वन में, याद रखिए कश्मीर में, ठीक है। और यहां पर 500 बौद्ध भिक्षु जो है शामिल हुए थे इस संगति में, ठीक है। कनिष्क समय आपको याद यहीं पर केवल एक रखना है, याद रखिएगा। शकों को हराने के कारण शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, और दूसरा याद रखना है कि पांचाओं को हराया, और तीसरा याद रखना है इसके समय बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसी के समय क्या हुआ था? तो 3 पीटकों, आपको पता होगा त्रिपिटक होता है बुद्ध में, ठीक है, त्रिपिटक। तो याद रखिएगा त्रिपिटक की जो जानकारी मिलती है, ठीक है, तो वो त्रिपिटक की रचना जो है उन पर टीकाओं की रचना की गई थी कनिष्क के समय, याद रखिएगा। और इसके समय जो है महाभिभास, ठीक है, महाविभास जो है इसकी रचना की गई थी वसुमित्र के द्वारा, ठीक है। महाविभास याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर पुस्तकों से संबंधित बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, यानी किस पुस्तक की रचना किसने की है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा महाभिभास जो है इसकी रचना की गई थी वसुमित्र के द्वारा, ठीक है, जो कि अध्यक्ष था चौथे बौद्ध संगति का। बौद्ध दर्शन पर सबसे महान पुस्तक जो है ये महाभिभास है, बौद्ध दर्शन, ठीक है, यानी बौद्ध जो फिलॉसफी है या बौद्ध जो मान्यता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है बौद्ध धर्म कैसे क्रियान्वित होता है, कैसे चलता है, उस सभी चीजों की जानकारी कहाँ लिखा गया है? महाविभास में लिखा गया है, और उसी के राइटर रहे हैं आपके वसुमित्र, ठीक है। बौद्ध धर्म का महाकोश विश्वकोश कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो महाकोश है, महाकोश का मतलब ये होता है वोकेबलरी, जैसे डिक्शनरी जो होता है, हर धर्म की डिक्शनरी है, लैंग्वेज की डिक्शनरी है, ठीक है, उसी प्रकार यहां पर बौद्ध धर्म का जो महाकोश है वो उसे कहते हैं विश्वकोश, ठीक है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के इस संगति में 2 भागों में विभक्त हुआ था, कौन कौन? हीनयान और महायान। ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग कि हीनयान क्या था और महायान क्या था। तो बौद्ध धर्म के चौथे संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट जाता है, एक है आपका हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान वो लोग थे जो बौद्ध धर्म को या गौतम बुद्ध को ये मानते थे कि वो भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान नहीं है, उनकी जो साइन है, चिन्ह है, उन्हीं की पूजा करते थे ये, ठीक है, या पूजा या आराधना या फिर एक तरीके से तप पर भरोसा करते थे, ठीक है। महायान ये मानते थे कि बौद्ध महान है और उनकी मूर्ति पूजा करना चालू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो मूर्ति पूजा कौन करता था? महायान। और मूर्ति पूजा कौन नहीं करता था? हीनयान, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हीनयान के बारे में 2 बातें याद रखिएगा। बुद्ध की पूजा चिन्हों के माध्यम से की जाती थी और सत्कर्मों पर बल, और यहां पर मुख्यतः पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और महायान में मूर्ति पूजा, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा की जाती थी और बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहां पर हीनयान जो है ये सबसे पहले चलता आ रहा, जो क्रमबद्ध रूप से कट्टरवादिता है। कट्टरवादिता कहने का मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि शुरुआती समय से जो बौद्ध धर्म मानकर जो चला जा रहा था वो है आपका हीनयान, लेकिन बाद में जब हीनयान में परिवर्तन होता है तो बन जाता है महायान। इस तरीके से 2 भागों में बट गया हीनयान और महायान बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के भारत में आने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कला और शैली यानी आर्ट एंड कल्चर में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा इसमें 2 प्रकार की शैली डेवलप होती है, एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली, ठीक है। गंधार शैली बेसिकली क्या है? यूनान और आपके मथुरा शैली का मिक्सचर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा गंधार शैली बेसिकली क्या है? तो पश्चिमोत्तर की जो शैली थी, पाकिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है उसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहते हैं, और इस शैली को हम कहते हैं गंधार शैली, ठीक है। इसमें याद रखिएगा इंडो ग्रीक शैली और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली शामिल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इंडो ग्रीक और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, ठीक है। अब इस शैली को क्यों आप समझेंगे, क्या कारण है? तो आप देखेंगे यूनान के जो गॉड होते थे, यूनान के गॉड जो हैं, भगवान जो हैं, उनकी जो कला शैली है, उनको जो बनाया गया है जिस तरीके से, उसी प्रकार गौतम बुद्ध को बनाना चालू कर दिया गया था, ठीक है। मसल्स मैन आप देखेंगे अभी भगवानों को मसल्स के तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है, ये सभी गंधार शैली है, ठीक है। जब भगवानों को मसल्स के तरीके से बहुत अच्छा उनका जो चित्रण है,
ठीक है, नाक जो है बड़े बाहर की तरफ निकले हुए, इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी, सभी गंधार शैली में है। ठीक है, आप कभी भी सर्च कीजिएगा नेट पर तो आपको जानकारी मिलेगी गंधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर आ जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा मथुरा शैली जो है लाल बलुआ पत्थर का क्षेत्र है और बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली में बनाई गई थी। आज का 9वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आप इसको याद रख सकते हैं कि 9वां क्वेश्चन है कि पूछा जाता था कि बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति किस शैली में बनाई गई है, तो मथुरा शैली में बनाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसी में गंधार शैली का क्या अंतर है देखिएगा। तो गंधार शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों का मूर्ति बनाया गया था। बोधिसत्व क्या है, जो बुद्ध को मानते थे अनुयायी जो है बोधिसत्व है। ठीक है, उन्हीं के प्रकार से ये बुद्ध के जो मार्ग है उनमें चलने वाले लोगों को क्या कहते थे, बोधिसत्व कहते थे। तो इनकी मूर्तियां बनाई गई थी। अब देखिए गंधार शैली में, जैसे वहां पर मथुरा शैली में क्या था, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर जो था, अब यहां पर है काले स्लेटी पत्थर। ठीक है, यानी गंधार शैली में किसका प्रयोग किया जाता था, काले स्लेटी पत्थर। और यह यूनानी देवताओं के जैसे, आपको जैसे अपोलो की नकल प्रतीत होता था। जैसे मैंने बताया कि आपको गंधार शैली में जैसे यूनान के जो देवता है उसके तरीके के देवता हमारे बनाने लगे। ठीक है, यानी आप हनुमान जी को आज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी अभी के दृष्टिकोण से कैसे दिख रहे हैं, तो बहुत सारे मसल्स आपको दिखेंगे। शंकर जी को देखिएगा, बहुत जबरदस्त मसल्स मैन दिखते हैं। ठीक है, ये सभी कौन सी पद्धति है, यूनान पद्धति है। ठीक है, हमारी ये तो सामान्य पद्धति थी, जो पहले के भगवान दिखते थे, जैसे पहले भगवान होते थे वैसा। ठीक है, मतलब जैसे हम मथुरा शैली में देखते हैं। लेकिन आज वर्तमान में गणेश जी जब बनाते हैं, आप गणेश पूजा जब होता है तो गणेश पूजा में अपने नए नए दिमाग लगा लिए जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि शंकर जी के कंधे पे बैठा दिए गणेश जी को। ठीक है, या फिर कुछ अलग ही तरीके का दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे जो दिमाग एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं ना, वो सभी ये शैली है। ठीक है, मतलब जितने भी आपको यूनान देवताओं के कॉपी दिखेंगी, ठीक है, पहले से जो कॉपी दिखती हैं वो सभी क्या है, गंधार शैली है। तो मुख्य तौर पर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति इस तरीके से बनाई जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, काले स्लेटी पत्थर, ठीक है, का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा इसकी राजधानी। मुख्य तौर पर आप याद रखेंगे कि कला शैलियों के विकास में मुख्य तौर पर जो है कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो पेशावर थी, यानी पाकिस्तान। ठीक है, और दूसरी राजधानी जो है आपका मथुरा। यानी गंधार शैली मुख्य तौर पर कहां पर है, तो पुरुषपुर क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में, और मथुरा तो मथुरा के क्षेत्र पर ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है पेशावर में जो स्तूप मिलता है ये बुद्ध की अस्थियों के क्षेत्र से मिलता है, यानी बुद्ध की अस्थि रखी गई है ऐसा माना जाता है। और 400 फीट ऊंचा है ये, 13 मंजिल टावर। ठीक है, ऊपर में लोहे से बना कलश रखा हुआ है, ये स्तूप है, याद रखिएगा, बुद्ध स्तूप है। ठीक है, यहीं पर संघाराम ने विशाल संघाराम बनवाया था, कनिष्क के चैत्य के नाम पर यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेशावर में जो स्तूप बनाया गया था, स्तूप बेसिकली आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में जब बौद्ध अनुयायी की मृत्यु होने के बाद उनके अवशेष या बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे और उनको स्तूप कहा गया है। ठीक है, और उसी स्तूप में पेशावर में ये स्तूप बनाया गया है। ठीक है, जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, याद रखिएगा 400 फीट ऊंचा है, 13 मंजिल टावर बनाया गया है ये। ठीक है, ऊपर लौह से बना कलश रखा हुआ है। ठीक है, और यहीं पर संघाराम ने विशाल संघाराम बनवाया था, याद रखिएगा, और कनिष्क के चैत्य के नाम से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, कनिष्क के चैत्य के नाम से, चैत्य मैंने बताया था जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते थे उनके द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखा जाता, ध्यान किया जाता था, तो उसको कहा जाता है चैत्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका कला शैली में चैत्य का निर्माण। ठीक है, तो चैत्य के निर्माण में याद रख लीजिएगा कि चैत्य के निर्माण में यवन वास्तुकार जो है इनका नाम है अगिलस। ठीक है, पूछा जाता है कि यवन वास्तुकार जो कि चैत्य के निर्माण करते थे उनका नाम क्या है, अगिलस। और याद रखिएगा कनिष्क के चैत्य के नाम से यह जाना जाता है, आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, जो पेशावर में या पुरुषपुर में बनाया गया है। ठीक है, नगर निर्माण जो है मुख्य तौर पर याद रखिएगा कश्मीर में कनिष्कपुर, तक्षशिला में सिरकप। ठीक है, नगर की स्थापना की गई है। जो आप वर्तमान में कश्मीर सुनते हैं, कश्मीर का नाम सुनते हैं, उसका नाम पहले क्या था, कनिष्कपुर। ठीक है, किसने बसाया, कनिष्क के समय बसा है, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है दूसरा है तक्षशिला में सिरकप। ठीक है, इस तरीके से दो नगर का निर्माण किया गया है। तीसरा याद रखिएगा पेशावर में स्तूप, ठीक है, खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, जिसमें बुद्ध, इंद्र, ब्रह्म, कनिष्क का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट है सारे, याद रखिएगा। मतलब ये जो ऐसे हैं जो सब्जेक्ट से बाहर से पूछे जाते हैं, मतलब ये सारे टॉपिक्स कैसे हैं जो बाहर से प्रभावकारी। देखिए जब आप प्री की तैयारी करते हैं ना, तो प्री की तैयारी में ये सारे फैक्ट हैं।
लेकिन जब इसी फैक्ट को मिलाकर आप थ्योरी अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश के आने के कारण भारत में क्या प्रभाव पड़ा या कला शैली में क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसकी जानकारी देखेंगे तो आपका ये नंबर बहुत अच्छा बना कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा लास्ट। इसके बाद याद रखिएगा कि कला शैलियों के विकास में महास्यान, ठीक है, जिसे बोगरा कहा जाता है, सोने की मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। आपको पता होगा कि 12 बुद्ध के 12 ध्यान की आकृतियां जानकारी मिलती है, ठीक है, उसमें सोने की जो मुद्रा होती है, ठीक है, महास्यान, उसमें सोने की जो मुद्रा, सोने की मुद्रा मतलब गोल्ड नहीं है, ठीक है, ये मुद्रा है, मुद्रा, ठीक है, कॉइन नहीं है, समझिएगा। तो सोने की जो मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका यह मतलब होता है कि कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, मथुरा में याद रखिएगा कनिष्क के घुटने तक चोंगा एवं पैरों में भारी जूते प्राप्त हुए हैं, यानी कि कनिष्क की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो घुटने तक चोंगा, ठीक है, चोगा कहा जाता है, पहनावा है एक तरीके का, ठीक है, और साथ ही साथ पैरों में भारी जूते की जानकारी प्राप्त होती है, कहां पर, मथुरा में। ठीक है, तो दो जानकारियां मिलती है। कला शैली, देखिए कला शैली बेसिकली क्या है कि इंसानों ने या उस समय जो कुषाण वंश है उस समय किस प्रकार की कला का विस्तार था और किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, उसी की जानकारी यहां पर मिलती है। इसके अलावा जो है देखिएगा सिल्क मार्ग पर अधिकार किया गया था चाइना से रोम तक के क्षेत्र में कनिष्कों के समय में, ठीक है, यानी कुषाण के समय में। सिल्क मार्ग के बारे में आगे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा याद रखिए कैस्पियन सागर का जो मार्ग है इस पर अधिकार हुआ था, ठीक है, सर्व से फरात नदी तक, ठीक है, जिसको रूप सागर तक अधिकार था, और भारत में लाल सागर तक अधिकार किया गया था। तो इसके समय जो है सिल्क मार्ग पर पूरा अधिकार कर लिया गया था, जो कि कहां से कहां तक है, चाइना से रोम तक है, ठीक है, और उसके साथ देखिएगा कैस्पियन सागर, सर्व से फरात नदी और भारत के लाल सागर क्षेत्र तक अधिकार था कुषाण वंश के समय में, ठीक है, यानी बाहरी आक्रमण आप देख सकते हैं कि बाहर क्षेत्र में कितना ज्यादा इनका आधिपत्य रहा है, अधिकार रहा है, ठीक है। इसके अलावा सिक्के चलाई गई हैं, तो याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, 124 ग्रेन के सिक्के, ठीक है, 124 ग्रेन के सिक्के सबसे शुद्ध सिक्के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में इतने शुद्ध सिक्के कहीं नहीं चले हैं, ठीक है। शुद्ध सिक्के समझ पा रहे हैं कि सोने के सिक्कों में शुद्धता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले हैं, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के काल में चले हैं, याद रखिएगा। कनिष्क के दरबार में विद्वान का नाम याद रखिएगा, कनिभग कला व विद्वान का आश्रयदाता था, यानी कि कलाओं का, ठीक है, याद रखिएगा। कनिष्क जो था ये इस तरीके का राजा था जो कलाओं या ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा कला और शैली में पारंगत हैं उनको अपने दरबार में रखता था ये, ठीक है। उसमें नाम याद रखिएगा अश्वघोष, ठीक है, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बृहद भिक्षा पात्र पेशावर से ले आया था, ठीक है। यहां पर समझिएगा अश्वघोष को पाटलिपुत्र से उठाकर ले आया अपने दरबार में, ठीक है, आक्रमण करके, सोचिए आक्रमण सिर्फ इसीलिए किया है कि अश्वघोष मेरे दरबार में आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा बृहद का भिक्षा पात्र पेशावर से आया था, ठीक है, पेशावर क्षेत्र यानी पाकिस्तान से उठा के ले आया था इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा दो चीजें, ठीक है। बृहद का भिक्षा पात्र, समझ रहे भिक्षा पात्र क्या होता है, केवल कटोरा, ठीक है, भिक्षा पात्र उसको लेकर आया था पेशावर से, ठीक है। तो कला के कारण अश्वघोष को अपने यहां दरबार में रखा और भिक्षा पात्र को लेकर आया पेशावर से, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अश्वघोष ने कुछ रचनाएं की हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित्र, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आज का 10वां क्वेश्चन बोले तो ये है आपका, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है, ठीक है। और इसी रचना में याद रखिएगा कि बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन किया है, संस्कृत में पद के रूप में लिखा गया है, और बुद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहलाता है आपका बुद्ध चरित्र, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा सूत्र अलंकार भी इसने लिखा था, ठीक है। तो 2 रचनाएं की हैं, एक बुद्ध चरित्र और दूसरा सूत्र अलंकार, ठीक है। बुद्ध के जीवन का कथा का वर्णन बुद्ध चरित्र में है, नाम से ही आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको, और संस्कृत में ये पद लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहलाता है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अब बात आती है नागार्जुन की, तो याद रखिएगा नागार्जुन जो है इसकी तुलना मार्टिन लूथर से किया गया है, ठीक है। यह केवल दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक भी है, ठीक है। माध्यमिक सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, इसको याद कर लीजिएगा, आज का 11वां क्वेश्चन है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं तो इस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यमिक सूत्र या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, ठीक है, आइंस्टाइन भी कहा जाता है किसे, नागार्जुन को, ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। अब देखिएगा इसमें कुछ जो फैक्ट हैं उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। वसुमित्र जो है इसने अध्यक्षता की थी, जानकारी हो गया होगा आपको, और इसने रचना किया था महाविभास और विश्वकोश का, ठीक है, अभी आगे आपने पढ़ लिया है। चरक ने लिखा है चरक संहिता, ठीक है, जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है, ठीक है, और उसके अलावा याद रखिएगा मयर ने लिखा है बुद्धिमान राजनीतिक, जो कि कनिष्क का मंत्री था, ठीक है। तो मयर जो था, याद रखिएगा, ये कनिष्क का मंत्री है और एक प्रकार का बुद्धिमान राजनीतिक है, ठीक है। तो मंत्री होना ही अपने आप में, कनिष्क का मंत्री होना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मयर कनिष्क का मंत्री था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है कि कनिष्क एक महान प्रशासक भी था, उसके राज्य में एक भी विद्रोह नहीं हुआ। सोचिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली जो हर किसी के काल में कहीं ना कोई छोटा छोटा विद्रोह होता रहता है, ठीक है, कहीं ना कोई ऐसी स्थिति आती है कि राज्य में कहीं ना कहीं किसी भी छोटे क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है। लेकिन कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसके समय जो है कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया, जापान, चीन और तिब्बत में कर दिया, ठीक है, जापान, चीन और तिब्बत में कनिष्क ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया था, ठीक है। और उसके अलावा याद रखिएगा कि एक नाम आता है दुविस्क, कनिष्क के बाद आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजधानी परिवर्तन पेशावर से मथुरा ले आया और रुद्रदामन ने इसे हराया था, ठीक है। तो रुद्रदामन के समय यानी कि वापस शक राजा का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो रुद्रदामन जो है, जो कि शक राजा था, ने इसे हराया था। सिक्कों में शिव, इंद्र और विष्णु का प्रयोग मिलता है और बौद्ध मतानुयायी था ये, ठीक है। तो कनिष्क के बाद दुविस्क का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कनिष्क, दुविस्क, और इसके बाद आता है आपका वासुदेव, अंतिम शासक, मुद्रा में नंदी और शिव का चिन्ह मिलता है, ठीक है। तो वासुदेव जो है इसका अंतिम शासक है, और अंतिम बिंदु में आप याद रखेंगे केवल कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा गया है। ये आपका आज का 12वां क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12वां क्वेश्चन, कि किस शासकों को देवपुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो कुषाणों को देवपुत्र कहा गया है। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था, ठीक है। यानी ये लोग क्या करते थे, जो कुषाण शासक मृत हो जाते थे उनके मृत शरीर को मंदिर में रख लिया जाता था, ठीक है। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, और भारत में द्वैत शासन की प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 राजवंश जो है भारत में आक्रमण करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश याद रखिएगा कुषाण राजवंश, ठीक है। ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर शासन करते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके होने के कारण भारत में कुछ परिवर्तन, अमूलचूल जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोने के सिक्के, इनके नाम परमानेंट हो चुके हैं कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के 124 ग्रेन के सोने सिक्के चलवाते थे, कनिष्क के समय चला है, ठीक है। बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, जापान, चीन, तिब्बत तक पहुंचा दिया, ठीक है। साथ ही साथ कला शैली में बहुत आगे इन्होंने पहुंचाया इस क्षेत्र को, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कला शैली के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी इनके दरबार में रहे हैं, ठीक है। तो ये 4-5 फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग कनिष्क से, या जो आप कुषाण वंश पढ़ते हैं, इसमें ही लगभग आप समझिए कि 10 से 20 क्वेश्चन आपके अकेले बनेंगे इससे, ठीक है। तो लगभग आज की पूरी टॉपिक जो है, इसमें आप 40 क्वेश्चन का मान के चलिए कि पूरे चारों जो विदेशी आक्रमण है उसमें चारों में से कम 40 से 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आगे इसके कल देखेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य वाले टॉपिक को कल पढ़ने वाले हैं। आज आपका जो टाइम जोन है वो थोड़ा काफी आगे रहा है, लेकिन इस